नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हमारा स्क्रीन बदला हुआ लग रहा है। मेरी बाईं तरफ और आपकी दाईं तरफ एक नया बोर्ड लगा है। इस पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता लिखी हुई है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता में आपसे एक सवाल करते हैं, यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें। हमारे वीडियो को देखते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इन पंक्तियों को याद रखिएगा। हमारा आज का सवाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या हो गया है? कभी वे चीन के आगे भारत को दीन बताते हैं तो कभी भारत के उद्योगपतियों को कोसने लग जाते हैं कि वे चीन के आगे दीन क्यों बने हुए हैं। 8 साल से भारत का उद्योग जगत बोलना ही भूल गया है। चुप रहने के शानदार प्रदर्शन के बाद भी उसे अब तक डांट पड़ रही है। कभी टैक्स छूट मिलने के बाद भी निवेश ना करने को लेकर डांट पड़ जाती है, तो कभी चीन से मुकाबला ना कर पाने को लेकर डांट पड़ जाती है। मेरी समझ में यह डांट ही है, आप चाहे तो ताना या नसीहत कह सकते हैं। इनका डांट खाना इनका मामला है। हमारा मामला है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या हो गया है। हाल के दो बयानों से क्या उनकी झुंझलाहट झलकने लगी है? चीन के साथ व्यापार घाटे पर उनके भाषण पर आने से पहले हम उस बयान पर नजर डालना चाहते हैं जिसमें जयशंकर ने चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था कह दिया है। वैसे इन तस्वीरों को देखकर हम तो यही समझे थे कि भारत चीन के बराबर का देश है, बल्कि चीन भारत के लेवल पर आकर झूला झूलने लगा है। लेकिन जयशंकर के बयान से लगता है कि झूला भले ही हमारा हो, मगर झुलाने वाला चीन है। अब जयशंकर ही बता दें कि क्या हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसलिए झूला झूला रहे थे कि वे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले थे और हम छोटी अर्थव्यवस्था वाले? सच्चाई सब जानते हैं, मगर सीमा पर तनाव के संदर्भ में कौन सी बात बोली जाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सीमा पर दोनों देशों की सेना आमने सामने हो और मंत्री जी कहें कि हुजूर आप तो हमसे बड़े हैं, हम तो छोटे लोग हैं, कैसे लड़ें? यह शोभा नहीं देता है। जंग के वक्त कोई देश अर्थव्यवस्था का आकार नहीं देखता, अपना हौसला देखता है। इस बयान से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बहस इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। 21 फरवरी 2023 को एएनआई की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। जयशंकर ही बता सकते हैं कि क्या इसी कॉमन सेंस के कारण गलवान घाटी की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में चीन का नाम तक नहीं लिया। फ्लैशबैक में जाकर इस घटना से संबंधित रिपोर्टिंग देखेंगे तो मामला समझ में आएगा। मई 2020 से ही खबरें आने लगी थीं कि गलवान घाटी में चीन ने दुस्साहस किया है, मगर उसकी पुष्टि होने में कई दिन लग गए। राहुल गांधी लगातार इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछने लगे और आज भी पूछते रहे। मई 2020 से ही पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला अपने ब्लॉग और ट्विटर पर लिखने लगे कि गलवान में कुछ हुआ है, कुछ छिपाया जा रहा है। उनके साथ कुछ अन्य पत्रकार भी इन सवालों को उठाने लगे। 23 मई 2020 को अजय शुक्ला ने अपने ब्लॉग में लिख दिया कि कारगिल के बाद पहली बार हुआ है जब भारतीय भूभाग का कोई हिस्सा विदेशी सैनिकों के कब्जे में है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में 5000 चीनी सैनिक लद्दाख के 5 पॉइंट पर मौजूद हैं। यह लेख आज भी उनके ब्लॉग पर मौजूद है। 15-16 जून की रात हुई इस घटना को लेकर अगले दिन से मीडिया में खबरें आने लगती हैं कि गलवान घाटी में भारत के जवान और सेना के अफसर शानदार बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गए। सेना ने अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि 20 जवान और अफसर शहीद हुए हैं। इसके पहले 2 जवानों और एक कर्नल के शहीद होने की खबर आई थी। इस जंग में चीन के जवान भी मारे गए, मगर उनकी संख्या को लेकर
चीन हमेशा ही इनकार करता रहा। यानी मई महीने से ही अजय शुक्ला जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे वो सही साबित हो जाती हैं। पुरानी खबरों को पलटने से ही जयशंकर के नए बयान का मतलब समझ आएगा। आप जान पाएंगे कि क्यों विदेश मंत्री जयशंकर खीजे खीजे से नजर आते हैं। उस समय तक, एक महीने तक, उस समय सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं की गई। अचानक 17 जून 2020 को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की तैयारियों पर बैठक में प्रधानमंत्री बोल उठते हैं कि हम सभी गलवान घाटी में शहादत देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उस मौके पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री इस बैठक में जवानों की शहादत को याद करते हैं, नमन करते हैं, मगर एक बार भी चीन का नाम नहीं लेते हैं। किसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए उसका नाम ही नहीं लिया गया। जाहिर है विपक्ष की तरफ से सवाल होना था। आज तक राहुल गांधी गलवान घाटी से जुड़े अपने सवाल दोहराते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया। 2 दिनों के बाद 19 जून 2020 को चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होती है। उस बैठक में प्रधानमंत्री संयमित बयान देते हुए कहते हैं कि चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया उससे पूरा देश आहत और आक्रोशित है। कहते हैं कि आज हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। लेकिन इस बयान के शुरुआत में वे कहते हैं कि ना कोई वहां हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस दावे को भी चुनौती दी जाती है। उसकी वजह थी 17 जून को भारतीय विदेश मंत्री की चीनी विदेश मंत्री से बातचीत का यह ब्यौरा, जिसमें सरकार ही कहती है और खबरें भी छपती हैं कि चीनी पक्ष ने एलएसी की गलवान घाटी के भारतीय क्षेत्र में एक ढांचा बनाने की मांग की। यह विवाद का स्रोत बन गया और चीनी पक्ष ने पूर्व नियोजित और सोची समझी कार्रवाई की जो सीधे तौर पर हिंसक झड़प के लिए जिम्मेदार थी। उनकी कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि वह यथास्थिति को बदलना चाहते हैं और सभी समझौतों का उल्लंघन कर जमीनी तथ्य बदलना चाहते हैं। एक तरफ विदेश मंत्रालय भारतीय क्षेत्र में ढांचा बनाने की बात करता है, झड़प की मुख्य वजह बताता है, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी सीमा में कोई नहीं आया। अगर नेहरू ने ऐसा कहा होता कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ा देश है, उसकी सेना बड़ी है, तो क्या हुआ होता? विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को उनका 2014 के पहले का एक बयान याद दिलाने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री चीन गए हैं, वहां जाकर चीन की हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लाल आंख कर चीन को समझाना चाहिए था। क्या मोदी सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर आंखें लाल कर चीन को समझाने चीन गए? बल्कि उल्टा जयशंकर कह रहे हैं भारत चीन के सामने छोटी अर्थव्यवस्था है। यह आंखें लाल करना हुआ या चीन से आंखें चुराना हुआ? यही नहीं, जिस समय जयशंकर का यह बयान चर्चा में आता है उस समय सीमा विवाद से जुड़ी एक खबर छपती है। 23 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर आपको दिखाना चाहता हूं। शुभजीत रॉय ने लिखा है कि मई 2020 में गलवान घाटी में तनाव पैदा होने के बाद पहली बार विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सीमा विवाद पर बात करने के लिए बीजिंग गए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत के लिए वर्किंग कमेटी की यह 26वें दौर की बैठक थी। पहली बार दोनों सदस्यों के बीच आमने सामने बातें हुई हैं। इसके पहले जुलाई 2019 में आमने सामने की बैठक हुई थी। मई 2020 के बाद वर्किंग कमेटी की 11 बैठकें हो चुकी हैं, मगर ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि इस बैठक का कोई नया नतीजा तो नहीं निकला, सिवाय इसके कि दोनों के बीच आमने सामने की बैठक हुई है। आखिरी बैठक अक्टूबर में हुई थी। अभी तक सीमा विवाद का समाधान नहीं निकल सका है। इस खबर में तारीख नहीं दी गई है कि भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी किस तारीख को चीन गए, मगर उसी दौर में राहुल गांधी ने यह बात कह दी होती
कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चीन के सामने छोटा है, इसलिए लड़ नहीं सकता, तो कल्पना कीजिए इस देश में किस तरह की बहस हो रही होती। राहुल ने कर दिया भारत का अपमान टाइप की हेडलाइन से अखबार और चैनल भर दिए गए होते और गोदी मीडिया को अदानी प्रकरण से दूर भागने का एक सुनहरा मौका भी मिल जाता। लेकिन यहां तो विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि भारत नहीं लड़ सकता क्योंकि छोटी अर्थव्यवस्था है। हम आपको बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय नॉमिनल जीडीपी के मुताबिक 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब मानी जाती है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बताया जाता है। लक्ष्य है कि भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो अगले 2 साल में भी हम अर्थव्यवस्था के मामले में चीन के बराबर नहीं होंगे। तो क्या चीन से मुकाबला का हमारा यही पैमाना होगा कि वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो लड़ेंगे नहीं? जयशंकर चीन को लेकर साफ साफ बोल रहे हैं, मगर साफ साफ बोलना और दूसरे के सामने खुद को छोटा मान लेना, दोनों में अंतर है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। वे इस बात को कभी छिपाते नहीं, झिझकते नहीं, लेकिन यह कहने की क्या जरूरत थी कि हम चीन के सामने छोटे हैं। अब आते हैं उनके चीन के साथ व्यापार घाटे वाले बयान पर। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ संबंधों के कारण जो आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई हैं वे काफी गंभीर हैं। जयशंकर कहते हैं कि वे दावे के साथ नहीं कह सकते कि इन चुनौतियों का सामना ठीक से किया गया है, मगर यह भी जोड़ देते हैं कि अभी नहीं बल्कि पिछले 20 वर्षों में कभी ठीक से नहीं किया गया। बेहतर होता कि वे अपनी सरकार के 8 वर्षों का हिसाब देते। छोटा लम्हा नहीं है ये 8 साल, वैसे भी 20 वर्षों में 10 साल अगर यूपीए के हैं तो 10 साल वाजपेयी के और मोदी सरकार मिलाकर हो ही जाते हैं। जयशंकर ने कहा कि जो बिजनेस भारत में होना चाहिए वो चीन में होने लगा है, जिसके कारण आज भयंकर व्यापार घाटा हो गया है। वे कहते हैं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यहां सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि बिजनेस जगत भी बराबर रूप से जिम्मेदार है। जो भी व्यापार कर रहा है उसके लिए असंतुलन अपने आप में समस्या नहीं है, किसी का ऐसा मत नहीं है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप हैं तो अलग बात है, जो बही खाते में हर व्यापार को इस तरह से देखते हैं कि बराबर बराबर रहे। अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। जयशंकर कहते हैं कि इस असंतुलन के पीछे बाजार की शक्तियां नहीं बल्कि गैर बाजार शक्तियां हैं, नॉन मार्केट फैक्टर्स। इसके बारे में वे खुलकर नहीं बताते। क्या चीन की सरकार ऐसा कर रही है तो भारत की सरकार क्या कर रही है? अगर इस बयान का यह मतलब है कि भारत ने अपने बाजार में चीन को ज्यादा ही छूट दे दी है, तो फिर सवाल जयशंकर से होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कॉरपोरेट या सरकार? आगे के बयान में जयशंकर भारत के उद्योग जगत को खरी खोटी सुनाते हुए कहने लग जाते हैं कि भारतीय कॉरपोरेट जगत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भारतीय कॉरपोरेट जगत ने वेंडर सप्लाई, कंपोनेंट और कल पुर्जों को विकसित ही नहीं किया है, ऐसे मध्यस्थ नहीं बनाए हैं जिन्हें हमें सहारा देना चाहिए था। आप कह सकते हैं कि सरकार ने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक हो सकती है। हम आज इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आत्मनिर्भर भारत कहते हैं तो यह केवल नारा नहीं है, यह उद्योग जगत को हमारा संदेश है, लोगों को संदेश है कि भारत से जो आप खरीद सकते हैं यह आपका दायित्व है कि आप भारत से ही लें। यह हमारा नैतिक दायित्व नहीं है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है अगर हम इस तरह से बाहर के देशों पर निर्भर रहेंगे। अंग्रेजी का बयान है, हमने हिंदी में भावार्थ किया है। एक दिन जयशंकर कहते हैं हम चीन के सामने छोटी अर्थव्यवस्था हैं, अगले दिन छोटी अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुनाने लग जाते हैं कि आप चीन से सामान खरीद रहे हैं, भारत से नहीं। ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी है, ब्ला 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 एंड वगैरह वगैरह वगैरह। क्या भारत का उद्योग जगत भारत में सामान होते हुए भी चीन से खरीद रहा है, या भारत में सामान नहीं है इसलिए चीन से खरीद रहा है? अगर इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो फिर भारतीय उद्योग जगत के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए। अजीब सी दलील है। एक तरफ जब हिंडनबर्ग ने अदानी समूह के कथित फ्रॉड का पर्दाफाश किया
तो हल्ला मचाया गया कि भारत के उद्योग जगत का साथ देना है। लेकिन यहां तो उल्टा उन्हें सुनाया जा रहा है कि वे चीन से सामान खरीद रहे हैं, भारत से कुछ खरीद ही नहीं रहे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ठीक से बताइए कि करना क्या है? क्या उनका साथ देना है जिनके नकारापन के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जो चीन की उत्पादन क्षमता का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और भारत के बदले चीन से आयात कर रहे हैं? जयशंकर का यह बयान भी झुंझलाहट का प्रदर्शन करता है। क्या जयशंकर यह कहना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान फेल हो गया है और इसके लिए उद्योग जगत जिम्मेदार है? 2021 में इसी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में जयशंकर ने कहा था कि आज लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके बदले बल्लेबाजी करे। कोई भी बिना मैच प्रैक्टिस या बिना पिच को देखे क्रिकेट मैच नहीं खेलता है। यह केवल भारतीय कूटनीति का ही बिजनेस नहीं है कि बिजनेस करे, बल्कि यह सरकार का बिजनेस है कि वह बिजनेस को सपोर्ट करे। यहां जयशंकर मान रहे हैं कि भारतीय कूटनीति का काम बिजनेस को सपोर्ट करना है, बिजनेस करना है। राहुल गांधी का भी तो यही आरोप है कि भारत की विदेश नीति अदानी नीति हो गई है। जब जहां जहां प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तब वहां अदानी समूह को बिजनेस मिल जाता है। सरकार इसका हिसाब दे दे कि कहां कहां मिला है, तो सरकार को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। उसी में अदानी के बिजनेस में उसके योगदान का भी हिसाब आ सकता था, है कि नहीं? मगर हुआ नहीं। सवाल है कि जयशंकर के अनुसार जब सरकार का बिजनेस को सपोर्ट करना है और भारतीय विदेश सेवा का भी काम बिजनेस करना है, तो फिर बताने में संकोच क्यों हो रहा है कि उनके इस काम से अदानी को कितना लाभ मिला है और दूसरे उद्योगपतियों को कितना लाभ मिला है? क्या आप हिंदी में इसे समझ पा रहे हैं? इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, काफी कुछ समझ आएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के उद्योग जगत को सुना तो दिया, कम से कम यह भी दोहरा देते कि चीनी कंपनियां भारत में आकर हजारों करोड़ की टैक्स चोरी कर रही हैं और सरकार पकड़ भी रही है। बड़ी अर्थव्यवस्था की कंपनियां जब चोरी करती हैं तब भारत यह नहीं सोचता कि हमारा आयकर विभाग तो छोटी अर्थव्यवस्था का है। फिर सीमा पर तनाव के मामले में क्या यह तर्क अजीब नहीं है? यही नहीं, सरकार दिन भर दावे करती रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उद्योग जगत के भाई लोग कुछ तो कर रहे होंगे, कुछ तो बना रहे होंगे, बेच भी रहे होंगे, मगर उन्हें तो डांट पड़ गई कि चीन के आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, पिछले साल सितंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी डांट लगा दी थी। पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली में माइंड समिट हो रहा था। इसमें वित्त मंत्री ने कह दिया कि 2019 में जब से वित्त मंत्री बनी हूं, मैं सुन रही हूं कि उद्योगों को नहीं लगता कि माहौल सही है, अनुकूल है। ठीक है, हमने कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया है। जब लोग मुझे आक्रामक सवाल पूछते हैं तो मैं उद्योगों का बचाव करती हूं। उद्योग यहां आए और निवेश करें, इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI दिया है। अब मैं भारतीय उद्योग जगत से सुनना चाहती हूं कि आपको कौन रोक रहा है? इसके जवाब में एक बयान नहीं मिलेगा उद्योग जगत की तरफ से कि उनका क्या कहना है। यही आज की सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील ML शर्मा ने अर्जी लगा दी कि जब तक अदानी हिंडनबर्ग मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, मीडिया पर रोक लगाई जाए, रिपोर्ट ना करे। कोर्ट ने इनकार कर दिया। मगर भारत के गोदी मीडिया में रिपोर्टिंग ही कहां हो रही है अदानी के मामले में? वह तो अदानी पर लगे आरोपों का बचाव करने में लगा है। रिपोर्टिंग तो फोर्ब्स और फाइनेंशियल टाइम्स में हो रही है। अदानी मामले में इतने गंभीर आरोप लगे, जांच एजेंसियों की तरफ से कोई हरकत नजर नहीं आती। चीन के साथ तनाव है, मगर आंखें लाल नजर नहीं आती हैं। उम्मीद है आपको यह सब नजर आ रहा होगा। चीन का समझ नहीं आ रहा होगा तो कर्नाटक का तो समझ आ रहा होगा। जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तभी कर्नाटक के ठेकेदार संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख दिया कि घूसखोरी हो रही है, मगर कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तब यह पत्र लीक कर दिया गया और तब तक येदियुरप्पा बदले जा चुके थे। बासवाराज बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह मामला सामने आया। नवंबर 2021 में यह खबर फैलती है कि ठेकेदारों के संगठन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि बीजेपी के विधायक घूस मांग रहे हैं। घूस का रेट 25-30% हो गया है। 2022 के पत्र में
बीजेपी के विधायक का नाम तक लिया गया। क्या आप जानते हैं कि उस विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पत्र लिखने के बाद भी घूस मांगने के आरोप लगते रहे। अप्रैल 2022 की खबर हिंदू की है। उडुपी के जिस ठेकेदार ने कर्नाटक के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसने आत्महत्या कर ली। संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि पंचायती राज मंत्री भ्रष्ट हैं। एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदियुरप्पा जी पर भरोसा करिए। हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और कर्नाटक को पूरे दक्षिण का 1 नंबर का राज्य बनाएगी। तो आपने अमित शाह को सुना। कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% की सरकार का नारा दिया है और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। हालत देखिए कि गृहमंत्री अमित शाह मान रहे हैं कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार है। उनका बयान भी जयशंकर के बयान की तरह विचित्रताओं से भरा हुआ है। वे कह रहे हैं कि मोदी जी पर भरोसा कीजिए, येदियुरप्पा जी पर भरोसा कीजिए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम लेकर नहीं कहते हैं। जो हैं उन पर भी भरोसा कर लीजिए। जुलाई 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराकर बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। बीजेपी को 4 साल मिले। इसी दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया। अब अमित शाह कहते हैं कि 5 साल और मिलेगा तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मतलब 4 साल में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है बीजेपी के राज में कि उसे दूर करने के लिए बीजेपी ही 5 साल मांग रही है। जब ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के विधायक का नाम तक लिया कि जनाब कथित रूप से घूस मांग रहे हैं, तब अमित शाह ने क्या कार्रवाई की? 2021 से यह मामला केंद्र सरकार के सामने बताया जाता है कि कर्नाटक में घूसखोरी काफी बढ़ गई है। अमित शाह को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या कार्रवाई की। ईडी ने कितने बीजेपी विधायकों और नेताओं के यहां छापे मारे। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो अमित शाह कह रहे हैं कि कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, लेकिन जनता ने उन्हें सरकार बनाने का मौका तो दिया ही था, भले ही वहां सरकार जोड़तोड़ से बनी हो। क्या वह राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं था? जो भी है, यह पहला मौका है जब देश के गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि कर्नाटक में उनकी सरकार के रहते हुए भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिसे इस बार दूर नहीं कर पाए। अगली बार मौका मिलेगा तभी मुक्ति दिलाएंगे और कर्नाटक को दक्षिण का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। हम एक शानदार दौर में जी रहे हैं। गनीमत है कि आप अमित शाह के इस बयान पर हंसने के आरोप में जहाज से उतार कर गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।